हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज भी एक एमसीक्यू जैसे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन का डिस्कस होता है। तो हम बेसिकली वहां से शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि फराज जो है उसने पहले नहीं की हुई रीने, तो हम क्विकली जस्ट रिवाइज कर लेते कि सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाटर की जो है वो न्यूबॉर्न में है और अडल्ट मेल में। ठीक है, 60% ऑफ बॉडी वेट वाटर है एंड द रूल इज 60-40-20 रूल। ठीक है, व्हाट इज 60-40-20 रूल? के टोटल बॉडी वाटर इज 60%, ठीक है, out of which 40% is ICF and 20% is ECF. And then ECF में we have two component, ठीक है, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल। सही, तो इस तरह से ये 60-40-20 रूल है। अच्छा, अब जब हम जो है बात करते हैं आईसीएफ की, भी ऑल नो कि आईसीएफ में पोटेशियम ज्यादा है। आईसीएफ में जो है आईसीएफ के प्रोटीन्स हैं विच कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, आईसीएफ का जो इंट्रासेलुलर जो बफर है वो प्रोटीन्स बफर है। ठीक है, बफर्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा बफर जो है वो फॉस्फेट बफर है, रिमेम्बर। ठीक है, फॉस्फेट बफर किडनी में भी है और फॉस्फेट बफर जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का भी बफर है। फिर अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं तो जिसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बाइकार्बोनेट बफर है। ठीक है, और प्लाज्मा इंटरस्टिशियम से किस तरह से डिफरेंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, इंटरस्टिशियम में प्रोटीन्स की जो है बहुत लेस अमाउंट में होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है बेसिकली जब भी हमें कोई कंपार्टमेंट मेजर करना है तो हम किस तरह से मेजर करते हैं उस कंपार्टमेंट को। तो उसके लिए जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं दैट डिपेंड करता है कि हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मेजर किए। तो अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस यूज करें कि जो उस कंपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, तो हम एक नॉन अमाउंट ऑफ जो है वॉल्यूम लेके, उसकी नॉन अमाउंट ऑफ जो है कॉन्सेंट्रेशन लेके, हम जब वापस से कॉन्सेंट्रेशन बी लेते हैं तो हम वॉल्यूम बी जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि उस नॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेते हैं जिसका वॉल्यूम नॉन होता है, उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन नॉन होती है, और हम बाद में जब स्टेडी स्टेट डेवलप हो जाता है तो हम फिर से सैंपल लेके कॉन्सेंट्रेशन टू जो है वो डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमारा वॉल्यूम टू आ जाता है। इसी तरह से हर जगह हम जब भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है टोटल बॉडी वाटर कैलकुलेट करना है तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हो। ठीक है, सो वी कैन यूज द हैवी वाटर, वी कैन यूज द एंटीपायरिन। ठीक है, अगेन पानी के अलावा कोई और सब्सटेंस ऐसा नहीं हो सकता जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ईसीएफ हमें जो है मेजर करना है तो वो सब्सटेंस हमें चाहिए जो आईसीएफ में ना जाता हो। तो उस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरता है वो इन्युलिन और मैनिटोल होता है। अगर प्लाज्मा हमें मेजर करना है तो वी कैन यूज द रेडियो एक्टिव एल्बुमिन, इवन ब्लू। ठीक है, इंटरस्टिशियम हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, सिमिलरली आईसीएफ हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आईसीएफ मेजर करने के लिए टोटल बॉडी वाटर को ईसीएफ से निकालना होता है, और इंटरस्टिशियम मेजर करने के लिए ईसीएफ से प्लाज्मा माइनस करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन के किस तरह से कंपार्टमेंट मूव करते हैं, कौन सा सोल्यूशन डालेंगे तो कंपार्टमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दैट हम पहले थोड़ी सी ऑस्मोलैरिटी की साइंस को समझ लेते हैं कि मूवमेंट होती किस तरह से। अच्छा, उसके लिए हम करेंगे क्या, एक सेल लेते हैं, सेल को हम ऑब्वियसली सेल के अंदर जो है वो आईसीएफ है, ठीक है, और सेल के बाहर जो है वो ईसीएफ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ की टोनिसिटी, ठीक है, और यहाँ की टोनिसिटी जो है वो सेम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ना सेल स्वेल कर रहा होता है ना श्रिंक कर रहा होता है, और ईसीएफ भी मेंटेन होता है। जहां पे टोनिसिटी का डिफरेंस होगा वहां पे सेल की स्वेलिंग या श्रिंकेज स्टार्ट होगी, सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ ईसीएफ स्टार्ट होगी। पहला ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं कि ईसीएफ के अंदर जो है, ईसीएफ के अंदर हम आइसोटोनिक जो है सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल सेलाइन की इन्फ्यूजन डाल देते हैं। सही है, तो अब आप मुझे ये बताओ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, तो इसका अफेक्ट इस आईसीएफ और ईसीएफ पे क्या होगा।
जल्दी से मुझे बता दो। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एडिंग आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड ऑन आईसीएफ एंड ईसीएफ? ठीक है, आपको टाइम में बताना है, किस तरह से बताना है। नो चेंज इन ऑस्मोलैरिटी, एग्री साथ, नो चेंज इन ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, और ईसीएफ के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, आईसीएफ के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, और टोनिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। टोनिसिटी सेम एज ऑस्मोलैरिटी, ठीक। वी कैन यूज द वर्ड टोनिसिटी, वी कैन यूज द वर्ड ऑस्मोलैरिटी। ओके, ईसीएफ, ईसीएफ इंक्रीज होगा और आईसीएफ, जी ईसीएफ इंक्रीज होगा। ओके, अच्छा, अब देखो, आयशा, ईसीएफ और आईसीएफ दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। आपने नॉर्मल सलाइन डाल की ड्रिप लगा दी है, आपने नॉर्मल सलाइन डाल दिया है जो ईसीएफ में गया है, ठीक है। एक जो है साथ ने कहा टोनिसिटी सेम रहेगी, एग्री, सेम टोनिसिटी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब टोनिसिटी सेम रही, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आईसीएफ का वॉल्यूम भी सेम रहा, क्योंकि ना फ्लूइड अंदर गया आईसीएफ के, ना बाहर आया, ठीक है। और ईसीएफ का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंशन हुई। तो क्या हुआ, ईसीएफ एक्सपेंड हुआ, आईसीएफ सेम रहा क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन डाला है, ठीक है। और टोनिसिटी जो है वो सेम रही, ऑस्मोलैरिटी सेम रही, ठीक है। क्या हुआ सिर्फ कि ईसीएफ जो है वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है, विथ सेम टोनिसिटी। समझ आ गई ये बात? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब हम सिनेरियो चेंज करते हैं और हम ये करते हैं, खाली पेज मिल जाए जरा। सिनेरियो हम चेंज करते हैं, ठीक है। यही आईसीएफ है, ये ईसीएफ है, ठीक है। और हम जो है इसमें डाल रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी 3% सोडियम क्लोराइड डालते हैं। अब क्या होगा, आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को, सॉरी, ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है, ईसीएफ की, आईसीएफ के वॉल्यूम को, ईसीएफ के वॉल्यूम को, और ऑस्मोलैरिटी को जल्दी से बता दो। हमने क्या किया है, 3% सोल्यूशन डाला है जो कि हाइपरटोनिक है। अब क्या इफेक्ट होगा, सेल विल एक्सपेंड, देन सेल, देन रिटर्न टू नॉर्मल, नहीं साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्लूइड एग्जिट द सेल, यस। फराज, यू आर राइट, आईसीएफ का वॉल्यूम कम होगा, यस। अब देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या करेगा, आईसीएफ से वॉल्यूम को बाहर निकालेगा और आईसीएफ श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, सही है। आईसीएफ से वॉल्यूम को बाहर निकालेगा, आईसीएफ श्रिंक होगा। अच्छा, हाइपरटोनिक है, टोनिसिटी बढ़ाएगा ये, ठीक है। और ईसीएफ को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो अफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, आईसीएफ श्रिंक हुआ, ठीक है। एंड रिमेम्बर, श्रिंकेज में कभी लाइसिस नहीं होती है, ठीक है। आईसीएफ श्रिंक हुआ, ईसीएफ एक्सपेंड हुआ, ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पे होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर यहाँ हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाला है, तो जब ये आईसीएफ श्रिंक करेगा तो ये ऑस्मोलैरिटी अगर यहाँ की बड़ी है तो यहाँ की भी बड़ी होगी, ऑब्वियसली। इज दिस मेकिंग सेंस? तो क्या इफेक्ट हुआ हाइपरटोनिक सोल्यूशन का, आईसीएफ श्रिंक हुआ, ईसीएफ एक्सपेंड हुआ, और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई। उसकी बनिस्बत अगर हमने आइसोटोनिक डाला था तो क्या था, आइसोटोनिक में अगर मैं यहाँ लिखूं तो क्या था, आईसीएफ सेम रहा था, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ था, ईसीएफ एक्सपेंड हुआ था, और ऑस्मोलैरिटी भी सेम थी। क्लियर? ठीक है। अब हम तीसरा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें हम ये करते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है।
अब हमने डाला हाइपोटोनिक, यानी मैंने 0.45% सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ठीक है, आइसोटोनिक क्या है, 0.9% है, हाइपोटोनिक 3% हो गया, हमने 0.45 सोडियम क्लोराइड डाल दिया। दिस इज हाइपोटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक है, इसके कंपैरिजन में आईसीएफ, अब देखो ऑस्मोलैरिटी कंपैरेटिव टर्म है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी कंपैरेटिव टर्म है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाला, इसके कंपैरिजन में अब आईसीएफ हाइपरटोनिक है, तो ये पानी को अपने अंदर पुल करेगा, ठीक है, तो आईसीएफ एक्सपेंड करेगा। ठीक है, वॉल्यूम हमने डाला कहाँ है, ईसीएफ में। ईसीएफ कभी भी जो है ना वो श्रिंक नहीं कर रहा होता, ईसीएफ हमेशा ये एक्सपेंड कर रहा होता है जब वॉल्यूम डालते हैं, रिमेम्बर दिस। ठीक है, और क्योंकि हाइपोटोनिक डाला है हमने, ठीक है, इसकी भी एक्सपेंशन हो रही है, इसकी भी एक्सपेंशन हो रही है, तो क्या हुआ, ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज, आईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसको जरा देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए 1% भी। ओके गुड, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? रिमेम्बर, जब भी हाइपरटोनिसिटी होगी सेल श्रिंकेज होगी। सेल श्रिंकेज का मतलब है आइसोटोनिसिटी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कम होना। ठीक हो गया, ये क्लियर है ना? ओके गुड। अब हम आ जाते हैं मेन, जो हमारे पास uh, एक टेबल है जिसको हमें डिस्कस करना होता है। यहाँ से इसको, अब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अब हम इससे जो है डिफरेंट सिचुएशंस देखेंगे, और हम देखेंगे कि उन सिचुएशंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड तो डाल के देख लिया, हमने सोडियम हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड भी डाल के देख लिया। ठीक है, हमें इन टर्म्स में बताना है ईसीएफ वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आईसीएफ वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी पे क्या पड़ेगा, हेमाटोक्रिट और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि डायरिया हो गया है। ठीक है, अब डायरिया क्या है? डायरिया बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन की ड्रिप लगाई थी ना, वो सोल्यूशन बाहर निकल गया। ठीक है, डायरिया इसका रिवर्सल है ना, डायरिया इसका रिवर्सल है। ठीक है, तो अब अगर, तो क्या होगा, आईसीएफ पे कोई चेंज नहीं होगा, ऑस्मोलैरिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ईसीएफ जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब ईसीएफ श्रिंक हुआ तो डायरिया में निकला क्या, निकला क्या, सोडियम क्लोराइड, यानी कि प्लाज्मा का फ्लूइड कंपोनेंट निकला। ठीक है, जब प्लाज्मा का फ्लूइड कंपोनेंट निकला, तो ठीक है, तो जो हेमाटोक्रिट की कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली ब्लड में क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और साथ में अगर हम कहें तो हो सकता है प्लाज्मा प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गई। इज दिस मेकिंग सेंस? क्लियर है ये चीज? ओके, तो आपको अभी इसे रट्टा नहीं लगाना, आपने एक चीज याद कर ली, आपने उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज याद कर ली। ठीक है, अच्छा, हमने हाई सोडियम जब लिया था तो क्या हुआ था, ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ा था, आईसीएफ श्रिंक हुआ था, और स्मॉलैरिटी बढ़ी थी। जब भी ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो हेमाटोक्रिट कम होता है। ठीक है, जब भी ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो हेमाटोक्रिट कम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, अनलेस के जो है आरबीसीज अपना फ्लूइड बाहर निकाल के दे दे और आरबीसीज का वॉल्यूम कम हो। ठीक है, जैसे कि हम अभी नेक्स्ट सिचुएशन में बात करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसका रिवर्स हो गया। ठीक है, हाई, हमने सोडियम इंटेक हाई लिया था, अब क्या हुआ, स्वेटिंग हो गई, फीवर हो गया, डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, जिस भी वजह से क्या हुआ कि फ्लूइड का लॉस हो रहा है बॉडी से। ठीक है, और वो लॉस जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि मेनली पानी निकल के जा रहा है बॉडी से। ठीक है, यानी वाटर कंटेंट ज्यादा लॉस हो रहा है और सोडियम क्लोराइड का कंटेंट कम लॉस हो रहा है, यानी पीछे क्या बच रही है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी बच रही है विथ वॉल्यूम श्रिंकेज। ठीक है, तो क्या होगा, वही इफेक्ट होगा जो इसका रिवर्स इफेक्ट होता है, यानी ईसीएफ कम होगा, आईसीएफ कम होगा। ठीक है, सही है, और जो है चेंज इन ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, और हेमाटोक्रिट पे क्यों इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, रीजन ये है कि जब जो है
ईसीएफ की श्रिंकेज होती है तो आरबीसीज का जो फ्लूइड होता है वो भी बाहर निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी श्रिंक हो जाते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट जो है हेमाटोक्रिट बढ़ने का वो नलिफाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है लेकिन ये नॉर्मली जो है ये कम भी हो सकता है, लेकिन बढ़ भी सकता है, लेकिन ये नॉर्मली चेंज नहीं होगा क्योंकि आरबीसीज भी श्रिंक हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब तीसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा पानी बॉडी में चला गया। ठीक है, दैट इज द, जैसे कि प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है, साइकोलॉजिकली कोई बंदा पानी पिए जा रहा है, उसको कोई ओसीडी है, यहाँ जैसे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन है, जो क्या कर रही है कि बंदे के बॉडी में से पानी को एब्जॉर्ब किए जा रही है, किए जा रही है और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को कम कर देती है। ठीक है, जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम हुई, ठीक है, तो इसका क्या मतलब, वो आईसीएफ एक्सपेंड हुआ, यही हमने बात की थी। हाइपोटोनिसिटी में आईसीएफ एक्सपेंड होगा और ईसीएफ भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम। ठीक है, ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट रेडियल सिक्रीशन। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी पे। एड्रिनल इनसफिशिएंट पे क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन नहीं है। जब एल्डोस्टेरोन नहीं है तो वो क्या करेगा, ठीक है, सोडियम को बाहर निकालेगा बॉडी से, उसके पीछे पानी भी बाहर जाएगा। ठीक है, जब पानी भी बाहर जाएगा, सोडियम भी बाहर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो है इनसफिशिएंसी में क्या होगा, वही हाइपोऑस्मोटिक वॉल्यूम जो है डेवलप होगा। और हाइपोऑस्मोलैरिटी में क्या होता है, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है। ठीक है, आईसीएफ वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है और ईसीएफ श्रिंक हो जाता है। दिस इज द ओनली कंडीशन जहाँ ईसीएफ श्रिंक हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द कंडीशन। ठीक है, जब भी बॉडी लॉस करेगी वाटर फ्लूइड को तो ईसीएफ की जो है वो श्रिंकेज लाजमी है। इज दिस क्लियर? इसको जरा देख लो क्योंकि आपके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं इसमें। ओके, हाइपोटोनिक वाला क्लियर नहीं है, मैं फिर से समझा देती हूँ, लेकिन ये वाला जरा देख लो, ये क्लियर है आपको? जब, ओके, जब भी हाइपोटोनिसिटी होगी, ठीक है, जब भी हाइपोटोनिसिटी होगी तो आईसीएफ उसकी कंपैरिजन में जो है हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, जब भी हाइपोटोनिसिटी होगी, रिमेंबर ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी कम होगी, हाइपोटोनिसिटी होगी, ऑस्मोलैरिटी कम होगी और आईसीएफ की एक्सपेंशन होगी। और इसको आप याद कैसे करोगे, आप इसको उसी एक सेल की एग्जांपल लेके याद रखोगे कि अगर जो है यहाँ पे आई ईसीएफ के अंदर हाइपोटोनिक सलाइन डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, हाइपोटोनिक सलाइन सेल के अंदर पानी को ले जाएगा और सेल फूल जाएगा। सेल के फूलने का मतलब है आईसीएफ की एक्सपेंशन होना। ओके नोमान, आई कैन रिपीट दिस इफ एवरीबॉडी वांट्स टू रिपीट दिस, क्योंकि इससे एमसीक्यूज काफी सारे आते हैं जो आपको अक्सर जो है कंफ्यूज करते हैं। और एक वो जो यूरिया वाला एमसीक्यू है उसको भी मैं जो है वो क्लियर कर देती हूँ। आप इसको एक बार खुद से देखो, मगर इस तरह मत देखो, वो आप एक एक क्लियर हो पॉइंट को। गया। ओके गुड। अच्छा, और जो यूरिया वाला एमसीक्यू है वो क्या है, एमसीक्यू एक्चुअल वो एमसीक्यू ये है कि पहले सेल को डाला गया है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन आईसीएफ को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। ठीक है, उसके बाद उसको यूरिया सोल्यूशन में डाला गया है। अच्छा रिमेम्बर, यूरिया जो है वो बिहेव करता है एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले ये श्रिंक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यूरिया जो है वो सेल में जाएगा, पीछे अपने पानी ले जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेल होगा। ठीक है, और सेल इतना स्वेल हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा यूरिया जो है वाला सोल्यूशन में उसको बहुत देर रखा गया है कि वो स्वेल होके बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसमें श्रिंकेज होती है पहले। ठीक है, जो स्वेलिंग हुई है वो यूरिया की वजह से हुई है, वो हाइपरटोनिसिटी की वजह से नहीं हुई है, और उसके बाद लाइसिस होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कैलकुलेशन भी आती है, दैट इज क्लियरेंस। अच्छा, अब क्लियरेंस का मतलब क्या है, क्लियरेंस का ये मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस किडनी से पर यूनिट टाइम में कितना बाहर निकला है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है
उसको देखना जरूरी है कि उसमें जो भी क्लियरेंस रेट होता है वो ml पर मिनट में या तो हम कैलकुलेट करेंगे या ml पर 24 आवर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो एमसीक्यू के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, जो एमसीक्यू के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, उसमें पहली चीज नोट करने की है कि यूरिन का वॉल्यूम जो है वो ml पर मिनट में होना चाहिए। अगर नहीं है ml पर मिनट में, ठीक है, लीटर में दिया हुआ है 24 घंटे का, तो आपको उसको ml पर मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके आप ml में कन्वर्ट करोगे और फिर आप 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो आप 24 आवर मल्टीप्लाई बाय 60 करके उसको डिवाइड करोगे और फिर आपके पास वॉल्यूम जो है ml पर मिनट में आ जाएगा। जी खिजरा, योर हैंड इज रेज, एनी क्वेश्चन? खिजरा, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, करके आप फिर जब आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है आवाज। खिजरा, वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन एल्स? अच्छा जी, तो आपने वॉल्यूम को जो है वो पहले जो है ml पर मिनट में करना है, दिस इज फर्स्ट थिंग। ठीक है, और आपके पास जो यूरिन में जिस भी सब्सटेंस की आपको क्लियरेंस मेजर करनी है उसमें यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर ml में होनी चाहिए। ठीक है, और प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर ml में होती है, या तो ये मिलीग्राम पर ml में होती है या डेसीलीटर में होती है। अगर दोनों डेसीलीटर में है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज जो है अगर 1 ml में है और 1 डेसीलीटर में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। यूजुअली ये कॉन्सेंट्रेशन ठीक दी हुई होती है, वॉल्यूम जो है वो 24 आवर का दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसमें प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, सही है, इसमें जो है यूरिन में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन दी, प्लाज्मा में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यूरिन में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और यूरिन का फ्लो रेट बताया है। ठीक है, एज फार एज प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन और यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट सेम है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्लाज्मा की और यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट सेम है, उसको आपको चेंज नहीं करना। यूरिन फ्लो रेट हमेशा ml पर मिनट में ही होना चाहिए। ठीक है, द फॉर्मूला इज यूवी अपॉन पी। ठीक है, यूरिन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और प्लाज्मा में उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बेटा प्लीज खिजरा को या तो टेक्स्ट कर दो आप में से कोई कि वॉइस आ रही है आपको, और वॉल्यूम जो है आपका जो भी फ्लो रेट होगा उससे आप उसकी क्लियरेंस जो है क्लियरेंस जो है वो आप डिटेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे क्रिएटिनिन आ गया, आप क्रिएटिन कर लोगे, यहाँ पे इन्यूलिन आ गया, आप इन्यूलिन कर लोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब हम आ जाते हैं कि कौन से सब्सटेंस से हम जीएफआर मेजर करते हैं, कौन से सब्सटेंस से हम जो है रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर कर सकते हैं। रिमेम्बर कि जीएफआर मेजर करने के लिए हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, जो कि फ्रीली फिल्टर्ड होता हो, ठीक है, नाइदर रीअब्सॉर्ब होता हो नॉर सिक्रीट होता हो। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। सही है, तो ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी में कोई ऐसा है नहीं जिससे हम जीएफआर मेजर कर सके। तो हम जो है जीएफआर मेजर करने के लिए बहुत आइडियल सब्सटेंस की अगर बात करें तो इन्यूलिन यूज करते हैं। ठीक है, सही है, तो इन्यूलिन से हम जीएफआर मेजर करते हैं। दूसरा सब्सटेंस जो हम बॉडी में यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द जीएफआर इज क्रिएटिनिन। ठीक है, क्रिएटिनिन से अगर जब हम जीएफआर मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी जीएफआर की वो 10% ओवर होती है। 10% ओवर होती है, क्यों? क्योंकि 10% जो है वो इन्यूलिन से क्रिएटिनिन जो है वो सिक्रीट भी हो रहा होता है। तो जीएफआर की वैल्यू जो क्रिएटिनिन से आएगी उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 10% जो है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और अगर हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो फिल्टर्ड भी होता हो और वो सिक्रीट भी होता हो, यानी वो फिल्टर्ड भी होता हो और वो सिक्रीट भी होता हो। ठीक है, और वो रिएब्जॉर्ब ना होता हो। तो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड से जो हम रीनल
प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करते हैं। पहले प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको अगर फॉर्मूला बताया गया, उसको कहा गया है कि ब्लड फ्लो में कन्वर्ट करो, तो देन आप ब्लड फ्लो का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो की मैं बात कर रही हूँ। तो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड यूज करते हैं, फॉर्मूला यही होगा यूवी अपॉन थ्री, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करो, आपको ऊपर दिया हुआ है पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड प्लाज्मा में इतनी है, यूरिन में इतनी है, यूरिन का फ्लो रेट इतना है, आप यही फॉर्मूला लगा के जो है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो कैलकुलेट करोगे। इज दिस क्लियर? और जो अगर आपको कहा जाता है रीनल ब्लड फ्लो कैलकुलेट करो, तो जो भी रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसको डिवाइड करोगे 1 - हिमेटोक्रिट से, तो उससे रीनल जो है ब्लड फ्लो आ जाएगा। तो जो वैल्यू पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड से आएगी वो रीनल प्लाज्मा फ्लो से 10% कम होगी। ठीक है, और वो 10% क्यों कम होती है? क्योंकि रीनल जो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड है वो उन एरिया से सिक्रीट नहीं होता जो कि कनेक्टिव टिश्यूज हैं किडनी के। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एनी कंफ्यूजन सो फार? मैम क्लियर है। क्लियर है? ओके। सो हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने क्लियरेंस डिस्कस कर ली। ठीक है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो का फॉर्मूला, रीनल ब्लड फ्लो का फॉर्मूला, रीनल प्लाज्मा फ्लो 1 - हेमाटोक्रिट। ठीक है, और रीनल प्लाज्मा फ्लो का फॉर्मूला वही होगा यूवी अपॉन टी। और जो रीनल प्लाज्मा फ्लो हम पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड से कैलकुलेट करते हैं उसको इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। ठीक है, और ये 10% अंडर एस्टिमेट करता है एक्चुअल रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में आए तो यू कैन इजीली पिक दिस। ठीक है, अच्छा अब आप आज हम आ जाते हैं कि जो है रीनल ब्लड फ्लो पे किस तरह से, यानी एफ्रन आर्टरियल की कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होती है, ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। और सेकेंड हाफ में आप मुझे बता दो क्या डिस्कस करना है, हम रीनल बफर्स और एसिड बेस बैलेंस डिस्कस कर लें, या आप लोग कुछ और डिस्कस करना चाहते हो तो वो मुझे मैम बता दो। एसिड बेस बैलेंस, ऐसे ये डीएच बस। एसिड बेस बैलेंस और एडीएच, और किसी का और कोई है कोई और चीज डिस्कस करना चाहता हो? ओके, सेकेंड हाफ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम एडीएच की एब्नॉर्मेलिटीज और एसिड बेस बैलेंस और रीनल बफर के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैम हमें आज ब्रेक थोड़ी लंबी दे दें, 15 से 20-25 मिनट की दें। अच्छा, खैरियत हाँ है? मैम, हम पिछले 2 बजे से बैठे हुए थे ना, तो हमारी 5:15 बजे तक क्लास थी, तो उससे डायरेक्ट हम इसमें आए हैं। ओके ओके, तो वी कैन डिस्कनेक्ट नाउ, नो प्रॉब्लम। हम ऐसे करते हैं 5:40 हुए हैं ना, तो हम ऐसे करते हैं कि 6:10 पे रिकनेक्ट होते हैं। इज इट ओके? मैम हम 6 बजे हो जाते हैं।